हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फॉर यूपीएससी। लास्ट वीडियो में हमने सिटीजनशिप का पार्ट फर्स्ट कवर किया था, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट सेकंड से, जिसके अंदर हम जानेंगे कि किस किस तरीके से कोई एक व्यक्ति है जो इंडिया की सिटीजनशिप खो सकता है, ठीक है। सो वेज बाय विच अ पर्सन कैन लॉस हिज एक्वायर्ड सिटीजनशिप। इसके 3 टाइप्स हैं, बाय रिनंसिएशन, बाय डेप्रिवेशन, बाय टर्मिनेशन, ठीक है। देखिए, जो पहला तरीका है दैट इज़ बाय रिनंसिएशन, ठीक है। मतलब कि अपनी नागरिकता वो कैसे दे सकता है या वापस उसकी ली जा सकती है, ठीक है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप अपॉन डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन पर्सन सीजेस टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है भारत का, वो अपनी सिटीजनशिप वापस दे सकता है अपॉन डिक्लेरेशन या रजिस्ट्रेशन करा के, और तब उसे सिटीजन ऑफ इंडिया मानना बंद कर दिया जाएगा। However, if it is during the war, it shall be withheld by central government. लेकिन यदि वो इस सिटीजनशिप को तब खत्म करना चाहता है जब युद्ध चल रहा हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको विदहेल्ड पे छोड़ देती है, मतलब तुरंत उसकी सिटीजनशिप खत्म नहीं करती। Further, when person renounces his Indian citizenship, every minor child of that person loses his citizenship but can resume it after attaining age of 18. देखिए, जब वो व्यक्ति अपनी सिटीजनशिप खत्म करता है, ठीक है, अपनी इंडियन सिटीजनशिप वो दे देता है, तो उसका कोई भी बच्चा होगा जिसकी उम्र 18 साल से नीचे है, उसकी भी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाती है। लेकिन यदि वो बच्चा आगे जाके फ्यूचर में जब उसकी एज 18 साल हो जाती है, अपनी सिटीजनशिप वापस लेना चाहता है, इंडियन सिटीजनशिप में आना चाहता है, तो वो दोबारा से उस चीज़ को रिज्यूम कर सकता है, लेकिन तब जब उसकी एज कितनी हो जाएगी, 18, ठीक है। दूसरा तरीका है दैट इज बाय टर्मिनेशन, व्हेन एन इंडियन वॉलंटरी and consciously acquires citizenship of another country, his Indian citizenship automatically terminates. देखिए, यदि कोई इंडियन है, वो जानबूझकर और कॉन्शियस वे में दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप लेता है, तो उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये वॉर के दौरान नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो भी है, इसको हम वॉर के दौरान नहीं कर सकते। मान लीजिए वॉर के दौरान उसने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली है, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप को ख़त्म नहीं किया जाएगा। अब जो थर्ड है दैट इज़ बाय डेप्रिवेशन। इट इज़ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इफ। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टर्मिनेशन है उसे कंपल्सरी कर देती है सिटीजनशिप का यदि सिटीजन ऑब्टेन्ड इट बाय फ्रॉड, ठीक है। यदि जो व्यक्ति है उसने इंडियन नागरिकता जो है या इंडियन सिटीजनशिप है उसको फ्रॉड तरीके से लिया है, लीगल वे में नहीं लिया है, ठीक है। शोन डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने जो भारतीय संविधान है उसकी तरफ डिसलॉयल्टी शो की है या उसने भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है। unlawfully traded or communicated with enemy during war has within 5 years after registration or naturalization। देखिए, यदि उसने अनलॉफुल तरीके से ट्रेड किया है या किसी भी दुश्मन जो हमारे देश का दुश्मन कंट्री है या किसी भी वॉर के दौरान किसी भी दुश्मन कंट्री के साथ में या हमारे दुश्मन के साथ में कम्युनिकेशन रखा है, तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो भी ख़त्म कर दी जाती है। और अगर रजिस्ट्रेशन के नेचुरलाइजेशन के 5 साल तक बाद भी वो यहीं रह रहा है तो भी उसकी सिटीजनशिप अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दी जाती है और वो कंपलसरी है। एंड द लास्ट वन इज रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कॉन्टिन्यूसली। देखिए, जो नागरिक है, ठीक है, उसने सिटीजनशिप इंडिया की ली हुई है, लेकिन वो लगातार 7 सालों से यदि बाहर रह रहा है तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो भी टर्मिनेट कर दी जाएगी और वो भी कंपलसरी है। किसके द्वारा की जाती है? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों टाइप तो हमने पढ़ लिए कि किस किस तरीके से कोई सिटीजनशिप खो सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाई इंडिया हैव द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। जो इंडिया है वो सिंगल सिटीजनशिप को सपोर्ट क्यों करता है, डुअल सिटीजनशिप को सपोर्ट क्यों नहीं करता? देखिए, डुअल सिटीजनशिप क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एज स्टेट में डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ इट्स सिटीजन्स इन राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, राइट टू प्रैक्टिस एंड पोजिशंस एक्सेट्रा। देखिए, यदि हम डुअल सिटीजनशिप दे देते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाता है, एक डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, भेदभाव करना। मान लीजिए स्टेट है, तो स्टेट क्या कर सकता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है तो वो अपने नागरिकों को थोड़ी और ज़्यादा राइट्स दे सकता है। अगर एमपी है वो अपनों को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए हम डुअल कंसेप्ट का जो ये डुअल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है इसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि स्टेट में डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ इट्स सिटीजन्स इन राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, राइट टू प्रैक्टिस एंड पोजिशंस एक्सेट्रा। बट दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड इन सिंगल सिटीजनशिप। और ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये सिंगल सिटीजनशिप में आती ही नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप पे इंडियन सिटीजनशिप उसको मिली हुई है, तो चाहे वो किसी भी राज्य से हो उनको सेम राइट्स दिए गए हैं, सेम प्रिविलेजेस दिए गए हैं। इन इंडिया ऑल सिटीजन irrespective ऑफ स्टेट इन विच दे आर born enjoy सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री।
ये समझ में आया आपको कि इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हों या कहीं भी उनका जन्म हुआ हो, उनको सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलते हैं सिटीजनशिप में, ठीक है। और बट दिस जर्नल रूल ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। देखिए, सिंगल सिटीजनशिप हम मानते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि पहला है, Parliament under Article 16 can prescribe residence with a state or UT as condition for certain employments or appointments in that state or UT। देखिए, जो पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 16 के अंदर क्या किया गया है कि इसके अंदर कहा है कि यदि किसी स्टेट के अंदर कुछ एम्प्लॉयमेंट्स ऐसे रखे जाएंगे, या स्टेट और यूटी है, ठीक है, उसके अंदर कुछ कंडीशंस ऐसी रखी जाएगी कि वो कुछ एम्प्लॉयमेंट्स को या अपॉइंटमेंट्स को अपने स्टेट में ही कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ उन्हें सर्टेन प्रिविलेजेस दिए जा सकते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट इनेक्टेड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिस्टेंस एक्ट 1957। ये पार्लियामेंट में एक्ट इनेक्ट हुआ जिसका नाम था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंट एक्ट 1957। इसके अंदर क्या ऑथराइज किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कुछ रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन देगी सिर्फ किसके अपॉइंटमेंट के लिए, नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए। किस किस प्रदेश में? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ठीक है। ये चारों के अंदर नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए ये चार ही इसके अंदर स्टेट को ऐड किया गया था कि ठीक है, ये रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशंस है, यदि वो फुलफिल करते हैं तो उसके अंदर अपॉइंटमेंट की जा सकती है किसकी, नॉन गजेटेड पोस्ट की, ठीक है। किसको ऑथराइज किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये कौन से स्टेट्स थे? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा। बट एक्सपायर्ड इन 1974, लेकिन इसको 1974 में ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जो अब ये यहाँ पर एप्लीकेबल है वो दो स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। अब जो सेकंड है, दैट इज अंडर आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड रिलीजन। This means that state can provide special benefits to its residents in matter that do not come with the purview of rights given by constitution to Indian citizens। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो राज्य है, ठीक है, वो कुछ स्पेशल बेनिफिट्स अपने रेजिडेंट्स को दे सकता है, ठीक है, लेकिन किन किन को वो नहीं दे सकता है। जैसे कि जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं उनके साथ वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी वो कुछ दे सकते हैं। अब वो बेनिफिट्स क्या हैं जो स्टेट अपने रेजिडेंट्स को दे सकता है? स्टेट में ऑफर कंसेशन इन फीस फॉर एजुकेशन टू रेजिडेंट्स। देखिए, राज्य क्या कर सकता है, मान लीजिए किसी राज्य में गरीब बच्चे हैं तो उनकी कंसेशन कर सकता है फीस के अंदर उनकी पढ़ाई के लिए, तो ये तो सारी चीज़ें राज्य उनको दे सकता है। लेकिन जो उनके राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स डिफाइन किए गए हैं, उसके साथ वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। In 2000, Government of India, Ministry of External Affairs, set up Committee on Indian Diaspora। देखो, सबसे पहले आ जाता है इंडियन डायस्पोरा किसे कहते हैं? जो भी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति बाहर विदेश में रह रहा है, चाहे वो किसी भी कारण से रह रहा हो, उसका जन्म वहाँ हुआ हो या नौकरी की वजह से किसी भी कारण से रह रहा हो, इंडियन डायस्पोरा से कहते हैं जो भारतीय का मूल निवासी है लेकिन वो बाहर रह रहा है किसी और कंट्री में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन LM सिंघवी थे, और उनको क्या काम दिया गया? टू मैंडेट अ स्टडी ऑफ ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा एंड टू रिकमेंड मेजर्स फॉर कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। कि ठीक है, आप इंडियन डायस्पोरा ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी इंडियन डायस्पोरा है उसके बारे में स्टडी कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए, साथ ही साथ वो बताइए जिसके थ्रू उनके साथ में भी हमारी रिलेशनशिप बनी रहे, ठीक है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का मतलब है जो भारत का मूल निवासी है, बाहर रह रहा है, उसको भी सिटीजनशिप देना, ठीक है। Submitted report in 2002 and recommended amendment of Citizenship Act 1955 to provide a grant of dual citizenship to persons of Indian origin, PIOs belonging to certain specific countries। देखिए, मैंने बताया था कमेटी बिठाई थी जिसके जो चेयरमैन थे LM सिंघवी थे, तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 2002 में सबमिट की और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस की, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए टू प्रोवाइड अ ग्रांट ऑफ डुअल सिटीजनशिप, कि जो भी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिन्हें हम PIO कहते हैं, ठीक है, उनको क्या है, डुअल सिटीजनशिप देना चाहिए। उनके पास उस कंट्री की तो है जिसमें वो रह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इंडिया की भी दे देनी चाहिए। लेकिन किसके लिए? सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के लिए, कुछ ही देशों के लिए। So, Citizenship Amendment Act 2003 made provision for acquisition of overseas citizens of India by PIOs of 16 specific countries other than Pak and Bangladesh, पाकिस्तान है, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा
कुछ प्रोविजंस बनाए गए जिसके अंदर PIOs होते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, जिनका जन्म नहीं, जो भारतीय मूल हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो बाहर रह रहे हैं 16 कंट्रीज़ में, उनको क्या दे दी जाए, OCI, ठीक है, ये दे दिया जाए। लेकिन उसके अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं थे, कंट्रीज इंक्लूडेड नहीं थी। In 2005, Citizenship Amendment Act 2005 expanded OCI to all countries except Bangladesh and Pakistan। देखिए, Citizenship Amendment Act 2003 के अंदर क्या था कि सिर्फ 16 कंट्रीज़ को कहा कि ठीक है, जो भी व्यक्ति जो भारत के हैं, बाहर रह रहे हैं, उनको हम OCI देंगे, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हम दे देंगे। सिर्फ 16 कंट्रीज़ को था। लेकिन 2005 में ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 आता है, उसमें क्या किया कि OCI सभी कंट्रीज़ को दे दिया गया, लेकिन उसके अंदर भी एक्सेप्शन रखा गया। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो भी इंडियन ओरिजिन के पीपल रहते हैं उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, ठीक है, OCI प्रोवाइड नहीं करेंगे। Note: OCI is not actually a dual citizenship as Indian Constitution forbids as dual citizenship। देखिए, OCI के अंदर जो है dual citizenship नहीं दी जाती है, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन dual citizen को सपोर्ट नहीं करता। देन इन 2015 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA आया था, CAA हमारे सामने ही आया था 2015 में, भी जल्दी की ही बात है। मॉडिफाइड प्रोविजंस पर्टेनिंग टू OCI इन प्रिंसिपल एक्ट, उसके जो प्रोविजंस थे उनको भी चेंज किया। इंट्रोड्यूस न्यू एक्ट, उसने एक न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जिसके अंदर OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्लस PIO पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम को दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को जोड़ दिया और सिर्फ एक कार्ड दिया जाने लगा, दैट इज OCIC, ठीक है। PIOCS जो ये थी, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम जो थी, वो 19 अगस्त 2002 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। और जो OCI कार्ड स्कीम थी, हमें अपने अभी पढ़ा था कि वो 2005 में शुरू की गई थी। तो अब क्या किया, दोनों ये पैरेलल चल रहे थे, ठीक है, कुछ के पास PIO थी, किसी के पास OCI थी, और ये दोनों ही स्कीम पॉपुलर थी, जिसके अंदर OCI ज़्यादा पॉपुलर थी। लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती थी, जो भी एप्लीकेंट्स थे, ठीक है, जो बाहर रहते हैं, उनको कन्फ्यूजन हो जाती थी कि OCI के लिए अप्लाई करें या PIOCS के लिए अप्लाई करें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक है, आप इन दोनों को छोड़ो, हम एक स्कीम लेके आएंगे, दैट इज OCIC, जिसके पास भी ये है उसको ये सारे प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, CAA 2015 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर क्या किया गया कि जो नाम था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया सिटीजन, ठीक है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, उसको नया नाम दे दिया गया, दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। अब PIOCS खत्म, OCI कार्ड स्कीम खत्म, अब क्या हो गया, सिर्फ सिंपल जो भी बाहर रह रहे हैं या जो इंडियन डायस्पोरा है उसको क्या लेना होगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, इसी के थ्रू ने सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है। अब क्वेश्चन आता है, हाउ कैन अ पर्सन मेक हिमसेल्फ रजिस्टर फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, यदि वो OCIC के लिए रजिस्टर करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है और क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, जो उसे फुलफिल करनी होंगी। एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, कोई भी व्यक्ति जो फुल एज में है और कैपेसिटी उनकी क्या है, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। देखिए, सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, वो किसी और कंट्री का सिटीजन है, बट वो सिटीजन ऑफ इंडिया एट टाइम और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब वो भारत का निवासी था या उसके बाद से। यदि वो भारत का निवासी था तो वो अप्लाई कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, ठीक है, OCIC के लिए। सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, वो दूसरी कंट्री का सिटीजन है बट वॉज एलिजिबल टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया या लागू किया गया तब वो सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लिए एलिजिबल था, लेकिन अभी वो बाहर रहता है तो वो भी रजिस्टर कर सकता है। सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, वो दूसरी कंट्री का नागरिक है बट बिलोंग टू टेरिटरी दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। अभी वो दूसरी कंट्री का नागरिक है, लेकिन वो एक ऐसे टेरिटरी, भारत के ऐसे हिस्से से बिलोंग करता है जो भारत का पार्ट अब बन गया है, कब से, 15 अगस्त 1947 से, ठीक है। मान लीजिए कोई स्टेट था जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वो उसका सिटीजन था और फिर वो दूसरी कंट्री में चला जाता है, लेकिन अब जो वो जिसमें उसका जन्म हुआ था वो अब भारत का पार्ट बन गया है, तो वो भी इस OCIC कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और अ ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच सिटीजन, ये जो तीनों कंडीशंस हैं, ठीक है, उनका बच्चा या उनका पोता या उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनका भी पोता, यदि वो इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनको भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाती है, OCIC कार्ड के होल्डर वो बन सकते हैं।
बी, हु इज़ अ माइनर चाइल्ड ऑफ पर्सन मेंशन इन क्लॉज ए, क्लॉज ए के अंदर जो भी बताई गई हैं, यदि उनका वो बच्चा है जो 18 साल से छोटा है तो उसको भी OCIC कार्ड मिल जाएगा। पर्सन हु इज़ माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया और वन ऑफ द पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से छोटी है, जो भी बालिग नहीं है, यदि उसके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हैं या उनमें से एक पेरेंट्स जो इंडिया का सिटीजन है, उसको भी OCIC कार्ड के लिए वो रजिस्टर कर सकते हैं। Spouse of foreign origin of a citizen of India और फॉरेन ऑरिजिन कार्ड होल्डर एंड हुज मैरिज हैज़ बिन रजिस्टर्ड, ठीक है। मान लीजिए किसी के स्पाउस है जो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्री के हैं, लेकिन उनके जो स्पाउस हैं वो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। स्पाउस होते हैं पति या पत्नी दोनों में से एक, उसको हम स्पाउस कहते हैं, ठीक है। यदि एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, दूसरा फॉरेन ऑरिजिन से है, या फिर फॉरेन ऑरिजिन जो है उसके पास कार्ड होल्डर जिनके मैरिज जो है रजिस्टर्ड है, वो भी OCIC कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन हुज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बिलोंग टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज OCIC, देखिए। जिस व्यक्ति के पेरेंट्स हों या उनके दादा दादी हों या उनके भी दादा दादी हों, ठीक है, यदि वो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, उनके जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से बिलोंग करते होंगे, वो बिल्कुल भी OCIC के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, वो एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों कंट्री जो हैं वो एक्सेप्शंस हैं, बाकी सब कंट्रीज़ को ये प्रोवाइड कराया दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को इससे बाहर रखा गया था। अब देखिए इसी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से राइट्स उस पर्सन को नहीं दिए जा सकते। देखिए सिटीजनशिप इसको भी दी जा रही है, सिटीजनशिप जो इंडिया में रह रहा है उसको भी दी जा रही है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस रहता है। बहुत सारी ऐसी राइट्स हैं जो यहाँ के व्यक्ति को तो मिलेंगी जो यहीं पर रह रहा है, लेकिन जो बाहर रह रहा है और उसको सिटीजनशिप तो है, लेकिन बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो उसको नहीं दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द राइट्स नॉट कन्फर्ड टू पर्सन ऑन OCIC, ठीक है। तो यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर है वो, लेकिन उसको कौन से राइट्स हैं जो नहीं दिए जाते। नॉट एंटाइटल्ड टू राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देखिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, उसका कोई अधिकार नहीं है। नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, और ऐसे ही हाई कोर्ट के जज के लिए वो जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। नॉट एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ वोटर, वोट नहीं कर सकते, वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी OCIC होल्डर हैं। नॉट एलिजिबल फॉर अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के या हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, ये सब इलेक्शंस में वो मेंबर नहीं बन सकते हैं। नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, ना वो एलिजिबल है कि वो उन्हें मेंबर बना दिया जाए, अगर वो बनना चाहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसके एलिजिबल नहीं रहेंगे। नॉट फॉर अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट, देखिए पब्लिक सर्विसेज है, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए जो इतनी भी सिविल सर्विसेज हैं या स्टेट सर्विसेज हैं उनके लिए उनका अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिनंसिएशन ऑफ OCIC, ठीक है। रिनंसिएशन का मतलब होता है इफ़ अ पर्सन नो लॉन्गर वांटेड टू हैव दैट, ठीक है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि उस नागरिकता को छोड़ रहा है, ठीक है, OCIC अब वो नहीं रहना चाहता, तो उस वक्त वो क्या होता है। देखिए इफ़ अ पर्सन इज रिनाउंसिंग द OCIC द डिक्लेरेशन शैल बी रजिस्टर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो डिक्लेरेशन है इसको कौन रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में वो रजिस्टर होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने वो OCIC रिनाउंस की है उसका जो स्पाउस है, पति या पत्नी है जो फॉरेन कंट्री का है, ठीक है, या उनका बच्चा है जो 18 साल से छोटा है, वो भी उसका भी जो OCIC है वो ख़त्म कर दिया जाता है। ही इज़ नो लॉन्गर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ही इज़ नो लॉन्गर एलिजिबल टू बी द OCIC कार्ड होल्डर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट OCIC कैसे कैंसिल कर सकती है, ठीक है। मान लीजिए किसी कोई OCIC होल्डर है, वो है उसके लिए एलिजिबल, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ख़त्म कर सकती है, कैसे। इफ़ OCIC ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, यदि OCIC को ऑब्टेन किया गया फ्रॉड तरीके से, इलीगल वे में, ठीक है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, गलत जानकारी देकर, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म कर देगी। इफ़ शोन डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की तरफ अगर वो गलत वे में कुछ ऐसा करते हैं जो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, या डिसअफेक्शन जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, तो वहाँ पर OCIC उसकी ख़त्म कर दी जाती है। इफ़ अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद एनिमी, यदि अनलॉफुल तरीके से, ठीक है, नियम कानून के अनुसार ट्रेड नहीं करते हैं या दुश्मन देश के साथ में कोई कम्युनिकेशन रखते हैं, तो वहाँ पर भी OCIC सेंट्रल गवर्नमेंट ख़त्म कर सकती है, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन आता है, जो OCI कार्ड होल्डर है, ठीक है, हमने बता दिया उसके बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं बट उसको नहीं दिए जाते। लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं जो OCI कार्ड होल्डर को होते हैं। ठीक है, अगर कोई OCI कार्ड होल्डर है तो उसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस। देखिए वो कितनी बार भी लाइफ लॉन्ग वीज़ा उनका बन जाता है, कितनी बार भी इंडिया में आ सकते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, बट रिक्वायर स्पेशल परमिशन टू टेक एनी रिसर्च वर्क। लेकिन अगर वो कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें स्पेशल परमिशन लेनी होगी, अदरवाइज वो कभी भी मल्टीपल टाइम्स इंडिया में आ सकते हैं, लाइफ लॉन्ग वीज़ा उनका बन जाता है। ठीक है, एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद FRRO। ठीक है, उन्हें FRRO में बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, मतलब FRRO में अब ये FRRO क्या है, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, वहाँ पर उनको रजिस्टर नहीं कराना पड़ता, वो कितने भी समय तक इंडिया में रह सकते हैं। ठीक है, जब तक वो चाहें। रजिस्टर्ड OCIC शैल बी चार्ज विद सेम एंट्री फीस टू विजिट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, जो भी इंडिया में नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, OCIC को यदि वो इंडिया में वहाँ घूमना चाहते हैं तो उनको सेम फीस देनी होगी जो एक इंडियन सिटीजन दे सकता है। ठीक है, एंड कैन विजिट इंडिया विदाउट वीज़ा फॉर लाइफ लॉन्ग, और इंडिया में वो जब चाहे तब आ सकते हैं बिना वीज़ा के, लाइफ लॉन्ग जब तक वो रहते हैं। ठीक है, ये चैप्टर तो एक्चुअल में एंड हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, लेकिन अब कुछ आर्टिकल्स, मैंने आपको चैप्टर जब शुरू हुआ था तभी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है वो सारे सिटीजनशिप से डील करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम उनको देख लेते हैं, एक ग्लैंस ले लेते हैं उनका। आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप दी जाती है कब से, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू होता है। ठीक है, आर्टिकल 5 के अंदर ये डिफाइन किया गया। आर्टिकल 6 के अंदर बताया गया राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप उन लोगों के लिए, ठीक है, सर्टेन पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, जो भारत आए कहाँ से, पाकिस्तान से। आर्टिकल 7 के अंदर क्या बताया गया, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, उन सिटीजन के राइट्स या उसको सिटीजनशिप के राइट देना जो माइग्रेंट्स कहाँ गए, पाकिस्तान गए। ठीक है, आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। उन व्यक्तियों को सिटीजनशिप के राइट्स देना जो हैं तो इंडियन ऑरिजिन के, लेकिन कहाँ रहते हैं, वो इंडिया से बाहर रहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 9, पर्सन्स वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। ठीक है, जिन्होंने जानबूझकर या कॉन्शियस वे में दूसरे फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ली हुई है वो सिटीजन्स नहीं होंगे। कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है, आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 डिफाइन करता है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। एंड आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, कि पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा सिटीजनशिप को किसके अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हमने आर्टिकल्स देख लिए, OCIC देख लिया, कैसे पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन जो बाहर रहते हैं उनको राइट्स दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इसी से रिलेटेड एक और वीडियो आएगी चैनल पर जिसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो स्टेट एग्जाम्स में या सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी बार आ चुके हैं या देखे जा चुके हैं, तो इस चैप्टर्स में से जो जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे वो वीडियो मैं बहुत ही जल्द शेयर करूँगी। टिल देन इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स स्टडी फॉर UPSC। थैंक यू सो मच।